अर्ली 2000s मैक्सिको का एक लेट नाइट रेडियो टॉक शो जिसका नाम था ला मानो पेलूडा या फिर दी हेयरी हैंड। इस शो में लोग लेट नाइट कॉल करते और अपने साथ हुए क्रीपी और हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करते। लेकिन 2002 में इस शो के होस्ट को लेट नाइट एक ऐसा ही कॉल रिसीव होता है और सामने कॉल पे बात कर रहा आदमी अपना नाम बताता है, होज़वे वेलास्क्वेज़। और होज़वे अपनी कहानी उस एयर एपिसोड के होस्ट जुआन रेमोन सेंस को सुनाने लगता है। और उसका एक्सपीरियंस जो वो सुना रहा था वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी अनयूजुअल लग रहा था। उसने कोई आइसोलेटेड एक्सपीरियंस या घोस्ट एनकाउंटर के बारे में बात नहीं की, बल्कि एक ऐसे डिसीजन के बारे में की जिस डिसीजन के अकॉर्डिंग उसने डीमंस या फिर सैटेनिक पावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। और मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद उसने डीमंस से कांटेक्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर उस रेडियो टॉक शो को सुन रही सारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इस कॉल के बाद कुछ ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी थे। कहानी शुरू होती है 2002 में, जब एक आदमी इस रेडियो कॉल को ज्वाइन करता है और सबसे पहले वो जुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि वो इतना सक्सेसफुली इस शो को चला रहे थे। वो उन्हें अपना नाम होज़वे वेलास्क्वेज़ बताता है जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला था। और स्टोरी को स्टार्ट करते हुए वो बताता है कि पिछले 5 सालों से वो लूसीफर यानी सेटन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor, y lo que no me puede... आगे वो बताता है कि उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा ब्रोक थी और 14 साल की उम्र से ही उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तब भी कोई बात नहीं बनी। उसने जॉब्स बदली, एक्स्ट्रा काम करा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इसी वजह से अब वो इस पॉवर्टी से बाहर निकलने के लिए डेस्परेट हो गया। वो कुछ भी करने को तैयार था, सिर्फ इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए। और एक दिन ऐसे ही होज़वे के हाथ एक बुक लगती है और इस बुक में ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट के बारे में लिखा हुआ था। और उसने इस बुक को डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस बुक में ऐसे रिचुअल्स भी दिए गए थे जिन्हें परफॉर्म करके वो डीमन से कांटेक्ट कर सकता था। और अब इस चीज़ में उसे इंटरेस्ट आने लगता है और अब वो ग्रीक, लैटिन, यहाँ तक कि एंशिएंट हिब्रू भी सीखता है ताकि उससे कोई भी रिचुअल मिस ना हो जाए और वो एंशिएंट से एंशिएंट टेक्स्ट भी पढ़ सके। अब अगले 1 से 1.5 साल में वो काफ़ी सारी विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बुक्स भी पढ़ता है और रिचुअल्स भी परफॉर्म करता है। और फाइनली उसकी सेटन से मिलने की विश पूरी हो जाती है। एक दिन एक डीमन उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस डीमन के कोई हॉर्न्स या विंग्स नहीं थे। ये दिखने में एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था। और उसके सामने आते ही जोसुए उससे डर के थोड़ा सा पीछे हट जाता है और वो उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसके रिप्लाई में वो डीमन सिंपली कहता है, यू वॉन्टेड टू सी मी। वो डीमन उसे अपना नाम भी बताता है, लेकिन होज़वे शो पे पब्लिकली उसका नाम जुआन को नहीं बताता। और वो डीमन होज़वे से कहता है कि वो उसकी सारी विशेष को फुलफिल करेगा अगर वो उस डीमन की सारी बात माने और सैक्रिफाइसेस करे। लेकिन टाइम के साथ साथ उस डीमन की रिक्वेस्ट बहुत क्रीपी होने लगी थी। स्टार्टिंग में वो जानवर जैसे गोट का सैक्रिफाइस करने को कहता है, लेकिन सैक्रिफाइसेस की डिमांड करते करते आगे चल के वो होज़वे को एक न्यू बॉर्न बेबी का सैक्रिफाइस करने को कहता है। एंड होज़वे ऑलमोस्ट एक न्यू बॉर्न बेबी का सैक्रिफाइस करने ही वाला था कि तभी वो अपने सेंसेस में आ जाता है। और अब होज़वे डिसाइड करता है कि अब वो इस डीमन से किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं रखेगा, क्योंकि जिस वेल्थ और पावर के लिए वो ये सैक्रिफाइसेस कर रहा था वो अभी तक उसे मिली ही नहीं थी। पर कुछ महीनों बाद एक दिन रात में जब होज़वे अपने रूम में लेटा हुआ था, तभी उसे उसके लिविंग रूम से एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। और जब वो वहाँ जाता है
तो वो देखता है कि एक पिग उसकी अनकॉन्शियस मदर को ड्रैग करते हुए कहीं ले जा रहा था। लेकिन ये पिग अपने 4 पैरों पे नहीं था, बल्कि ह्यूमंस की तरह 2 पैरों पर था, और अपने दोनों हाथों से उसने हॉजवे की मदर को पकड़ा हुआ था। अब हॉजवे को उस पिग को देख के डर नहीं लगता, मानो उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो उसे अपनी मदर को जाने देने को कहता है। वो पिग उसकी मदर को वहीं पर छोड़ देता है और हॉजवे को उसे फॉलो करने को कहता है, और वो उसे एक अंधेरी केव में लेके जाता है जहां हॉजवे ने पहले भी कई सारे सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करे हुए थे। अब वहां पहुंचते ही हॉजवे देखता है कि वो पिग पहले एक आदमी में कन्वर्ट होता है और फिर एक वुमन में, और वो कॉन्स्टेंटली अपनी फॉर्म चेंज कर रहा था। हॉजवे उस केव में 21 दिन तक रहता है, और उसके बाद वो डीमन उसे एक रिंग ऑफर करता है जिसका नाम था रिंग ऑफ किंग सोलोमन, और वो उसे बताता है कि ये रिंग इतनी पावरफुल है कि इसे पहनकर हॉजवे कभी भी किसी भी डीमन को बुला सकता है, और वो डीमन हॉजवे की सारी विशेस को पूरा भी करेगा। लेकिन इस रिंग को देने के लिए वो एक कंडीशन रखता है। Aparecería y me podía dar cuando quisiera, solo que para perdón, para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar. वो कहता है कि इस रिंग के बदले उसे अपने एक फैमिली मेंबर को सैक्रिफाइस करना होगा। इस पॉइंट पर होजवे काफ़ी तेज़ ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है और उसकी वॉइस काफ़ी शैलो होने लगती है। Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Sí. Mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso, y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me... और वो रोते रोते वान को बताता है कि उसने अपनी ग्रैंड माँ का सैक्रिफाइस कर दिया। वो रात को उनके रूम में गया और उन्हें कुछ ड्रग्स देके गहरी नींद में सुला दिया, और उसके बाद उस डीमन ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे उसने अपनी ग्रैंड माँ को सैक्रिफाइस कर दिया। और फिर कुछ और रिचुअल्स परफॉर्म करने के बाद फाइनली वो डीमन हॉजवे को वो रिंग दे देता है। लेकिन इस रिंग के मिलने के बाद भी हॉजवे खुश नहीं था। वो गिल्ट, वो रिग्रेट उसे खाए जा रहा था, और इस रिंग के साथ साथ उसके पीछे कुछ डीमंस उसके साथ आ गए जो कि हर समय हॉजवे पर हंसते और उसे याद दिलाते कि उसने एक रिंग के लिए कितना शेमफुल एक्ट कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे हॉजवे सक्सेसफुल होने लगता है। वो स्कूल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से ग्रेजुएट होता है और बैक्टीरियोलॉजिस्ट एनालिस्ट बनता है, जो कि उसकी ड्रीम जॉब भी थी। उसके पास पैसा तो आना स्टार्ट होता है, लेकिन उस पैसों के बदले शर्त ये थी कि उसे वो मिले हुए पैसे सेम डे खर्च करने होंगे। वो उन पैसों को फेंक नहीं सकता, उन पैसों से किसी की हेल्प नहीं कर सकता, और ना ही उन पैसों को जला सकता था। वो वान को बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसने एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को देखा और उसे पैसे देकर उसकी मदद करने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसके बाद वो घर आया तो एक लेडी ने उस पर अटैक कर दिया। उस लेडी के लंबे बाल थे, उसकी स्किन पूरी पेल थी और उसके पैर नहीं थे। और वो आगे बताता है कि वो लेडी अभी भी उसके पीछे बैठी है, और वो ये भी कहता है कि उसे पीछे मुड़ने में डर लग रहा है बिकॉज शी हैज़ अ बिग माउथ एंड टंग। Permíteme, deje prendo un cirio porque me está molestando mucho. Claro, ¿qué le está haciendo? Ok, permítame. Soy yo. Bueno, me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando. Entonces me dice, ¿por qué no entiendes? Bueno, en este momento ya se separó.
persona le digo, oh por Dios. Oh, es que ¿Qué está pasando? hace muchas cosas y estoy un poco alterado. No, se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, soy so much skills. Ya me estoy, me tranquilicé. Trae en la mano es un símbolo. और हॉजवे बताता है कि उसे उस लेडी से डर नहीं लग रहा, बल्कि उसके हाथ में जो चीज़ है उससे डर लग रहा है। उस लेडी ने अपने हाथ में एक इन्वर्टेड क्रॉस पकड़ा हुआ था, जिसके एंड पॉइंट्स पे एक एरो पॉइंट कर रखा था। Yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. आगे वो कहता है कि काफ़ी कैथोलिक प्रीस्ट एंड फादर्स ने उसकी हेल्प करी इस पैक्ट को छोड़ने में, लेकिन 1000 कोशिशों के बाद भी वो उन डीमन से छुटकारा नहीं पा रहा था और वो रिंग ऑफ सोलोमन को भी नहीं निकाल सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वो रिंग उसकी फिंगर में हमेशा के लिए फंस गई हो। जुआन रेमोन यहाँ पर हॉजवे को हिम्मत देते हैं और वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे, और तब तक के लिए वो उसे साल्म 91 पढ़ने को कहते हैं। साल्म 91 बाइबल का वो पैसेज है जो फेयर, डिजीज और डेंजर से डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, और उसके बाद जुआन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अगले ही दिन अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग जुआन रेमोन फादर रॉबर्टो गुआसो की बात हॉजवे से करवाते हैं, और हॉजवे उन्हें बताता है कि उस पैक्ट को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो डरा हुआ है कि कहीं वो डेमन उसे या उसके फैमिली मेम्बर्स को हार्म ना कर दे। हॉजवे बताता है कि उसके घर में कोई सैटेनिक सिंबल्स नहीं है, पर एक बाइबल है। आगे हॉजवे उसे बताता है कि इस पैक्ट से फ्री होने के लिए आज ही उसने उस डीमन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो डीमंस उस पे हंसने लगे और उसे स्टूपिड बुलाने लगे, और वो डीमंस उससे एग्जैक्टली कहते हैं कि व्हाट हैज़ बीन गिवन कैन नॉट बी रिटर्न्ड। तो ये बात क्लियर थी कि वो डीमन हॉजवे को इस पैक्ट से कभी भी फ्री नहीं करने वाले थे। अब उस समय तक हॉजवे के घर में 4 डीमंस रह रहे थे जो हमेशा उसके आसपास रहते थे। ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? No, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, señor, continúe. अब फादर रॉबर्टो कॉल पर ही प्रेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ से हॉजवे के लिए चीज़ें ठीक होने की बजाय और ख़राब होने लगती हैं। En esa cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador. Josué, ¿qué pasaba cuando estaba hablando el pastor? Oh, empecé a vomitar, perdón por decirlo así, pero empecé a vomitar. हॉजवे उनसे कहता है कि उसे प्रेयर चैंटिंग्स की वजह से वॉमिट हो रही है, उसका सर दर्द से फट रहा है और उसे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। लेकिन जुआन रेमोन और फादर रॉबर्टो उसे कहते हैं कि अगर ये अभी ख़त्म नहीं हुआ तो कभी ख़त्म नहीं होगा, और तुम कभी भी इस पैक्ट से फ्री नहीं हो पाओगे। और वो हॉजवे को उनके साथ साथ प्रेयर रिपीट करने को कहते हैं। Conociéramos de su santidad que Él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. लेकिन यहाँ पर अब वो डीमंस प्रेयर्स को सुनकर हंसने लगते हैं, जैसे उन्हें प्रेयर से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, जिसे आप साफ साफ इस कॉल पे सुन भी सकते हो। Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. वो 30 मिनट तक प्रेयर करते हैं, लेकिन उन प्रेयर्स के दौरान वो डीमंस बार बार हॉजवे को अटैक कर रहे थे,
और 30 मिनट बाद हालत ऐसी हो गई कि हॉजवे लिटरली बैक करने लगा था उस चैंटिंग को रोकने के लिए। और हॉजवे की हालत देखकर हुआन रेमोन और फादर रॉबर्टो प्रेयर्स पढ़ना बंद कर देते हैं और कॉल यहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इसके बाद हॉजवे से किसी का भी कोई कांटेक्ट नहीं रहता अंटिल 2011 जब एक पैरानॉर्मल शो एक्स्ट्रा नॉर्मल की टीम दोबारा से हॉजवे से कांटेक्ट करती है। ये शो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, यूएफओ साइटिंग्स एंड ऑल पर बेस्ड था। और जब ये हॉजवे से इनिशियली कनेक्ट करते हैं तो हॉजवे इनके शो पे आने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इस शो पे आने के लिए मान जाता है, लेकिन अपनी 3 कंडीशंस के साथ, जिसमें से पहली कंडीशन ये थी कि हॉजवे का फेस शो पर नहीं दिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी नॉर्मल सी कंडीशन थी। लेकिन जो अगली 2 कंडीशंस इस शो पे आने के लिए हॉजवे रखता है वो काफ़ी स्ट्रेंज थी। उसकी दूसरी कंडीशन के हिसाब से ये शो का एपिसोड मिडिल ऑफ वाटर यानी एक नदी के बीच में एक बोट पर शूट होगा। हॉजवे के अकॉर्डिंग ये उन्हें उन डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए था। और तीसरी और आखिरी शर्त ये थी कि दी हैरी हैंड शो के होस्ट हुआन रेमोन सैंस भी वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, जिनका इस एक्स्ट्रा नॉर्मल शो से कोई लेना देना नहीं था। और ना ही उन 9 सालों में हॉजवे और हुआन का कोई कांटेक्ट हुआ था। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा नॉर्मल शो की टीम ये 3 कंडीशंस पूरी करती है और ये इंटरव्यू स्टार्ट होता है। अभी ये इंटरव्यू मारियो नाम के एक आदमी ने करा और हॉजवे इस इंटरव्यू में अपने 2002 वाले उस रेडियो कॉल से ही आगे की बातें बताता है। वो मारियो को बताता है कि एक रिचुअल परफॉर्म करने के बाद बहुत जल्द वो इस रिंग से छुटकारा पा लेगा। वो अपने साथ काफ़ी सारे विचक्राफ्ट के सामान भी लाया था, जिसमें एक मरे हुए इंसान की हड्डी भी थी, जिसमें वो बताता है कि उस मरे हुए आदमी की एनर्जी अभी भी कैद है। वो अपने साथ एक सिंबल भी लाया था, जिसे वो इमेज ऑफ डीमन की तरह डिस्क्राइब करता है। और बात करते करते ही अचानक इंटरव्यू के बीच में हॉजवे अजीब तरीके से कांपने लगता है, मानो ऐसा लग रहा था कोई डीमन उस पर अटैक कर रहा है। अब इस इंटरव्यू के बाद हॉजवे और हुआन रेमोन एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं कि वो इस इंटरव्यू पे आए। इवन हुआन रेमोन ये भी कहते हैं कि जब हॉजवे उस रिंग से छुटकारा पा लेगा तब वो दोनों साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इस इंटरव्यू के बाद शो के क्रू के साथ काफ़ी बुरी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे कैमरामैन को काफ़ी तेज़ चेस्ट पेन होने लगता है और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसे हर्निया की एक सर्जरी करवानी पड़ती है। और कुछ ही दिनों बाद इंटरव्यूअर मारियो का भी एक लेट नाइट कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट उनकी लाइफ चली गई थी। लेकिन इस पूरे केस की सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि इस इंटरव्यू के 10 दिन बाद हुआन रेमोन सैंस की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ 48 की एज में रेस्पिरेटरी अरेस्ट से हुई थी, जो कि उन्हें एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। और शो के फैंस आज भी ये मानते हैं कि इस इंसिडेंट के पीछे हॉजवे का हाथ है। अब यहाँ पर एक बहुत स्ट्रेंज बात है जो मारियो को इंटरव्यू के दौरान नोटिस हुई थी। वो ये थी कि जब हॉजवे ने मारियो से हाथ मिलाया था तब उसने अपना लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाया था, जो कि समझ भी आता है क्योंकि उसके राइट हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन थी और उसका राइट हैंड ग्लव से कवर्ड था। लेकिन जब उसने हुआन रेमोन से हाथ मिलाया तो उसने राइट हाथ से हैंडशेक करा था। और इस शो के क्रू और वॉचर्स ने नोटिस किया कि हॉजवे से हाथ मिलाने के बाद हुआन बहुत टाइटली अपनी चेस्ट को प्रेस करके बैठे हुए थे, जैसे उन्हें वहाँ काफ़ी पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। काफ़ी लोग ये मानते हैं कि हॉजवे की सारी कंडीशंस, वो रिवर, हुआन का वहाँ होना और वो हैंडशेक, वो सब हॉजवे का एक रिचुअल था जो उसे अपने पैक्ट से फ्री करने के लिए था। इन शॉर्ट, हॉजवे ने हुआन रेमोन का सैक्रिफाइस कर दिया था। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद एक्स्ट्रा नॉर्मल की टीम हॉजवे को फिर से कांटेक्ट करती है ये सारी स्ट्रेंजनेस के बारे में बात करने के लिए। और दरवाज़ा खोलते ही हॉजवे मारियो की तरफ अपना राइट हैंड बढ़ाता है, जिसमें कोई ग्लव या रिंग नहीं थी। और हॉजवे मारियो को बताता है कि उसे हुआन की डेथ से काफ़ी दुख हुआ है। और एक और बात जो वो मारियो को बताता है वो ये थी कि हुआन की डेथ के 1 वीक बाद
फादर रॉबर्टो गुआसो, जिसने 2002 में उसके लिए प्रेयर चैंटिंग करी थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। अब इंटरव्यूअर बहुत बोल्डली पूछता है कि क्या इन दोनों की डेथ के पीछे उसका हाथ है, तो वो जवाब देता है नॉट नेसेसरली। वो बताता है कि जहाँ भी वो जाता है वो उस डेड आदमी की एनर्जी कैरी करता है, और जब वो उस बोट पे इंटरव्यू दे रहा था तो उस टाइम पे जुआन रेमोन काफ़ी वीक और वल्नरेबल थे, जिसकी वजह से उन डीमंस ने उन्हें इन्वेड कर लिया और जॉज़वे के उन्हें लेकर कोई बैड इंटेंशंस नहीं थे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉर्मल की टीम को सारे जवाब मिल गए थे, लेकिन एक और क्वेश्चन था जो वो पूछना चाहते थे, और वो ये था कि आखिर उसके हाथ में प्रेजेंट वो रिंग ऑफ सोलोमन आखिर कहाँ गई। इसके जवाब में जॉज़वे बताता है कि उसने 7 प्रीस्ट के साथ मिलके एक रिचुअल परफॉर्म करा, जिसमें उन्होंने उसी रिचुअल को रिक्रिएट करा जो सालों पहले जॉज़वे ने अपनी ग्रैंडमा के साथ करा था। लेकिन जब इस बार डीमन अपीयर हुआ तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे कंफ्यूज करने के लिए। अगर अब ये रिचुअल फेल होता तो उन्होंने उसके लिए एक चाकू भी रखा हुआ था, जिसके ज़रिए वो जॉज़वे का हाथ काट देते। लेकिन फॉर्चुनेटली ये रिचुअल सक्सेसफुल हुआ और जॉज़वे के हाथ से वो रिंग निकल गई। इसके बाद जॉज़वे ने प्रॉमिस करा कि वो कभी भी इन चीज़ों में दोबारा नहीं आएगा, और आज तक भी वो जुआन रेमोन सेंस की डेथ में अपना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता। अब ये केस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी है, और इसके बारे में मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन मैं यहाँ नहीं दूंगा। पर एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि जॉज़वे एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था और जुआन की डेथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। तो क्या इन दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन हो सकता है? वेल, ये बस एक थ्योरी है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर से बताना, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।